हेलो एवरीवन, आज का वीडियो है क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी से लेक्चर नंबर 4। हमारे आज के इस वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करेंगे करंट डेंसिटी, इसके बाद हम पढ़ेंगे करंट फ्लो डायरेक्शन और आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक होगा ओम। तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी समझने के लिए यहाँ पर हमने एक कंडक्टर कंसीडर किया है। सपोज इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो करंट फ्लो का डायरेक्शन है वो कहाँ है, टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन में इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है। करंट डेंसिटी जो फिजिकल क्वांटिटी हम डिफाइन करने जा रहे हैं वो जे से डिनोट की जाएगी और इसकी वैल्यू कितनी होती है, आई डिवाइडेड बाई ए, या फिर करंट डिवाइडेड बाई एरिया इज नोन एज द करंट डेंसिटी। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। करंट फ्लो का डायरेक्शन कहाँ है, टूवर्ड्स राइट। ये आपका एक क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसके थ्रू ये करंट पास होगी। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो अगर मैं किसी क्वांटिटी को अगर वेक्टर क्वांटिटी बोलती हूँ तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। अगर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, उस एरिया का डायरेक्शन। ठीक है, तो ये अगर आपका इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है कैपिटल ए, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू दिस एरिया। सपोज जिस बोर्ड पर हम अभी टीचिंग कर रहे हैं उस बोर्ड का अगर आपसे एरिया पूछा जाए या फिर एरिया का डायरेक्शन पूछा जाए, ठीक है, तो इस आपका जो फ्लैट बोर्ड है इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा, आप मार्कर का पॉइंटर देखिए, दिस विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ दिस बोर्ड। अगर मैं आपको एक और एरिया दिखाऊँ, यहाँ पर आपका ये डस्टर है, ठीक है, इस डस्टर का आप ब्लैक पोर्शन देखेंगे, इसका भी कुछ ना कुछ एरिया है। अगर मैंने इस तरह से इस डस्टर को रखा हुआ है तो इसके एरिया का डायरेक्शन कितना होगा, ये होगा इस एरिया का डायरेक्शन। सपोज मैंने अब इस एरिया को या फिर इस डस्टर को इस तरह से रखा है, आपको सिर्फ इसका ब्लैक पोर्शन देखना है। अब इस एरिया का डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये डस्टर आपका ऐसे था, द एरिया वॉज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन। अब जब आपने डस्टर ऐसे कर दिया है, द एरिया इज पॉइंटिंग, एरिया वेक्टर इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन। तो अगर आप किसी एरिया को मूव करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उस एरिया का जो भी डायरेक्शन होगा वो भी चेंज होता जाएगा। तो आप जैसे जैसे देख सकते हैं मैं अपने हैंड को मूव कर रही हूँ, वैसे वैसे इस एरिया का डायरेक्शन भी चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो इतना हम समझ चुके होंगे कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हमेशा आपको याद रखना है डायरेक्शन कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। तो आपने करंट डेंसिटी एक टर्म डिफाइन कर दी, करंट डिवाइडेड बाय एरिया। यहाँ पर हमने डेंसिटी वर्ड क्यों यूज़ किया है, क्योंकि जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट लेंथ इस तरह से डिफाइन करते हैं तो आप वहाँ पर जनरली डेंसिटी वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे हमने चैप्टर 1 में चार्ज डेंसिटी डिफाइन किया है, तो अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते थे तो चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया था। अगर हम लाइन चार्ज डेंसिटी की बात करते थे तो चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ था। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर करंट इन सम एरिया अगर डिफाइन करते हैं तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी। चूँकि एरिया हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इस वजह से करंट डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट हमारी जो करंट होती है, अगर हम सिंपल करंट आई की बात करें, करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, बाय कैपिटल आई। तो करंट आपकी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है, वेक्टर होती है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि क्यों हम करंट को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। सपोज यहाँ पर हमने 3 पोर्शन देखे हैं जिसमें करंट इनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है और एक पोर्शन से करंट बाहर जा रही है। कितना मैग्नीट्यूड है करंट का, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। तो ये देखा गया कि जो फाइनल करंट बाहर आती है उसका वैल्यू कितना होता है, 6 एम्पियर होता है। अगर हम ये इमेजिन करें कि करंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी तो क्या होना चाहिए, अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो आप उसका नॉर्मल एडिशन नहीं कर सकते, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज़ की तरह उसका एडिशन नहीं कर सकते, वहाँ पर वेक्टर एडिशन लॉस फॉलो होंगे।
वेक्टर एडिशन लॉ क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 एम्पियर है, मैग्नीट्यूड 2 एम्पियर, मैग्नीट्यूड 2 एम्पियर, दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट ज़ीरो होना चाहिए और एट द एंड यहाँ पर जो आउटलेट करंट है उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 एम्पियर होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो करंट मिलती है वो एक्चुअल में कौन सी करंट है, जब आप इन सारे करंट्स का स्केलर एडिशन कर देंगे, नॉर्मल स्केलर क्वांटिटीज़ की तरह जब आप एडिशन कर देंगे उतनी ही करंट आपको यहाँ मिलती है। ठीक है, तो करंट को हमें हमेशा ये याद रखना है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, और अगर आपसे कभी कोई रीज़न पूछे तो आप ये बता दीजिएगा कि जो करंट होती है वो कभी भी वेक्टर एडिशन लॉस को फॉलो नहीं करती है। और फिजिक्स में अगर आप किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर बोल रहे हैं, इट शुड फॉलो दी वेक्टर एडिशन लॉस। ठीक है, तो करंट तो हमारी स्केलर हो गई, और यहाँ पर हमने ये भी देख लिया है कि जो हमारा करंट डेंसिटी होता है ये कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। करंट को जब आप यूनिट एरिया में देखते हैं तो आप एक्चुअल में क्या देख रहे होते हैं, करंट डेंसिटी। अब इसका हम एसआई यूनिट देख लेते हैं। तो करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और एरिया का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो आप इसे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या फिर आप इसको सिंपली एम्पियर मीटर पावर -2 लिख सकते हैं। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ द करंट डेंसिटी। थोड़ा सा हम लोग करंट डेंसिटी का एक और डिस्कशन करेंगे। सपोज हम करंट की वैल्यू अगर इस फॉर्मूले से निकालें तो कितनी हो जाएगी, वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए। हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट है तो इसको हम कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, जे ए कॉस थीटा, जे ए कॉस थीटा। सो कॉस थीटा, थीटा किन किन के बीच का एंगल होता है, यही दो क्वांटिटीज जो ली जाती हैं जिनका हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं उनके बीच का एंगल क्या होता है, थीटा। तो थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, सपोज आपने क्रॉस सेक्शन एरिया इस तरीके से ले रखा है। ठीक है, तो इसका जो एरिया का डायरेक्शन है वो भी टूवर्ड्स राइट है, और अगर मैं जे की डायरेक्शन देखूँ यानी कि करंट डेंसिटी, तो डायरेक्शन आपका करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इन दिस डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं जो जे है और जो ए है दोनों के बीच में थीटा यहाँ पर क्या है, ज़ीरो। थीटा यहाँ पर क्या है, आपका ज़ीरो है। अब अगर मैं सपोज ये वाला क्रॉस सेक्शन ना लेकर कुछ इस तरीके का क्रॉस सेक्शन लूँ, ये आपका जो शेडेड पोर्शन है, तो मैं इस तरीके का अगर कोई क्रॉस सेक्शन लूँ तो आप जानते हैं कि अगर आपने टिल्टेड एरिया लिया है तो इसका एरिया वेक्टर भी चेंज हो जाएगा। अभी मैंने आपको डस्टर की पोजीशन डिफरेंट दिखाई थी कि कैसे एरिया का डायरेक्शन चेंज होता है, तो उसी तरीके से अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। और अगर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो अब आपकी जो करंट की वैल्यू होगी इस कंडक्टर में इस रिस्पेक्ट में सेम नहीं रहेगी। ठीक है, तो आपको इस क्वांटिटी से जब भी डील करना है करंट डेंसिटी से, हमें बहुत ध्यान रखना है कि क्या जो करंट फ्लो का डायरेक्शन है और जो एरिया का डायरेक्शन है वो सेम है या नहीं, क्योंकि अगर दोनों के डायरेक्शन में हमने थोड़ा सा भी चेंज किया, थीटा एग्जिस्टेंस में आएगा, और जब थीटा एग्जिस्टेंस में आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम करंट की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा करंट डेंसिटी है। एक बेसिक सा डिफरेंस आप याद रखिए करंट डेंसिटी और करंट में। करंट आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है और आपका जो करंट डेंसिटी है इट इज़ व्हाट, इट इज़ दी वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके आगे हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, ओम्स लॉ। ओके, ओम्स लॉ से पहले हमको एक और टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नाम है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, या फिर करंट फ्लो डायरेक्शन, कुछ भी बोल लीजिए, करंट फ्लो डायरेक्शन। अच्छा, मेन कन्फ्यूजन इसमें क्या होता है, हम हमेशा ये याद करवाते हैं कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है और फिर बार बार उसका डायरेक्शन से भी डील करते हैं। ठीक है, तो आप न्यूमेरिकल्स में भी देखेंगे करंट इज़ फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, इन दैट डायरेक्शन, बट आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए इट शुड फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। करंट इज़ नॉट फॉलोइंग दोज लॉ। ठीक है, तो आपको टेंशन फ्री रहना है कि करंट वेक्टर नहीं है, स्केलर ही है। करंट फ्लो डायरेक्शन में हम क्या देखने वाले हैं, सपोज आपके पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया।
ठीक है। तो मैंने जब करंट को बहुत फर्स्ट लेक्चर में इनिशियली जब डिफाइन किया था तो I इज इक्वल टू क्या था, Q/T। तो कन्वेंशनली क्या चीज़ ली जाती है कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो होता है वही डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन कंसीडर की जाती है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट और करंट फ्लो डायरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस सपोज अगर राइट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं तो करंट भी आप लोग किधर लिख देंगे, राइट डायरेक्शन में। अब यहाँ पर आपने कंडक्टर अगर देखा तो कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये पॉजिटिव चार्जेस तो हैवी होते हैं, हैवी पार्टिकल्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स लाइट पार्टिकल्स होते हैं। तो एक्चुअल में किसी कंडक्टर में करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे मूव करते हैं, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि इनका जो मूवमेंट होगा वो टूवर्ड्स लेफ्ट होगा। तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि जो करंट फ्लो का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो आपका करंट फ्लो का डायरेक्शन कहाँ होगा, टूवर्ड्स राइट। थोड़ा सा बस हल्का सा फिर से देख लीजिए, जहाँ पॉजिटिव चार्जेस मूव करेंगे द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी सेम एज द फ्लो ऑफ द डायरेक्शन ऑफ किसका, पॉजिटिव चार्जेस का। अगर मैं बात करूँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जहाँ मूव करेंगे उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन किसका होता है, आपकी करंट फ्लो का डायरेक्शन। ठीक है, तो ये एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था बट ये भी कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। तो चलिए हम अपने आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ओम्स लॉ। सपोज हमारे पास फिर से हम एक कंडक्टर कंसीडर करते हैं और उस कंडक्टर में अगर हमें चार्ज फ्लो करना है तो हमारी मेन रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपको उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कैसे करेंगे, पहले हमको ये सोचना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट किया जाए, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम किसी डिवाइस का यूज़ करेंगे या किसी ड्राइवर का यूज़ करेंगे। ठीक है, जो चार्जेस को ड्राइव करेगा और इस पूरे कंडक्टर में फ्लो कराएगा। और वो ड्राइवर क्या होते हैं, अभी के लिए इतना समझ लीजिए, सेल का एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव होता है और ये सेल जो होते हैं वो आपके किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आएगा, क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। तो हमने ऑलरेडी एक एक्सप्रेशन पढ़ रखा है प्रीवियस अपने चैप्टर नंबर 2 में, E इज इक्वल टू -dV/dr करके आपने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वेन एवर देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आप ये कह लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का होना ये श्योर करता है कि उस कंडक्टर में या फिर उस पर्टिकुलर मटेरियल में जिसमें करंट फ्लो हो रही है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया तो इसमें क्या क्रिएट हो जाएगी, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आपने लिया एक कंडक्टर, सेल लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी दैट मीन्स यू हैव क्रिएटेड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी टू एंड्स ऑफ दिस कंडक्टर। अब आप क्या कर रहे हैं, इस कंडक्टर के करंट को मेजर करेंगे। ठीक है, तो करंट मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं, उन डिवाइसेस की हेल्प से हम इस कंडक्टर का करंट मेजर करेंगे। और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया कि अगर हम इस सेल से आप इसका जो वोल्टेज है, इसका सपोज एक फिक्स्ड वोल्टेज है, हम कुछ ऐसा सेटअप इसमें लगाते हैं कि हम यहाँ पर वेरिएबल वोल्टेज ला सकते हैं। वेरिएबल वोल्टेज का मतलब ये होता है कि आप वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 0 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5, 10, 12, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। तो क्या हो जब हम वोल्टेज चेंज करें, तो जैसे जैसे आप वोल्टेज चेंज करते हैं तो क्या देखा गया कि जो इस कंडक्टर का करंट है वो भी इसके प्रपोर्शन में बढ़ता है। प्रपोर्शन का मतलब क्या है कि सपोज़ आपका वोल्टेज का वैल्यू था, इनिशियल कुछ वैल्यू रहा होगा, आपने उसको 2 टाइम्स इंक्रीज़ किया। कितना टाइम्स इंक्रीज़ किया, 2 टाइम्स।
तो ये देखा गया कि जो करंट है वो भी कितना इंक्रीज हो गया है, 2 टाइम्स। अगर आपने इस पोटेंशियल को 4 टाइम्स इंक्रीज किया तो फिर से ऑब्जर्व किया कि आपका जो करंट है वो कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन था ये किसने किया था, ओम ने। उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को ओम्स लॉ का नाम दिया और इसी ऑब्जर्वेशन को अब हम थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। ओम्स लॉ कुछ भी नहीं है, V इज प्रोपोर्शनल टू I, दिस इज द सिंपल ओम लॉ। ठीक है, बट अब हम इसे थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखेंगे और कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसकी समझेंगे। कल हमने ये पढ़ा था कि जब किसी भी कंडक्टर में, सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद एक्चुअल में होता क्या है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ड्रिफ्ट करने लगते हैं। ड्रिफ्ट करने के बाद वो आपने कल एक रिलेशन पढ़ा था, I इज इक्वल टू NeAVD। ये क्या बताता है कि जो करंट होती है वो किस पर डिपेंड करती है, आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। करंट आपकी किस पर डिपेंड करती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। इसके बाद हमने एक रिलेशन ये पढ़ा था जिसमें ये हमने देखा था VD इज इक्वल टू माइनस EE टॉ डिवाइडेड बाय M। दिस वॉज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो आप इन दोनों रिलेशन को देखिए, ये दोनों हमारे कल का जो या फिर जो प्रीवियस वीडियो था उसका हमारा डिस्कशन टॉपिक था। ये फाइनल फॉर्मूला ये था, करंट किस पर डिपेंड करती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पर डिपेंड करता है, रिलैक्सेशन टाइम पर। रिलैक्सेशन टाइम क्या था, सपोज आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है तो उसका कोलिजन होता है दूसरे इलेक्ट्रॉन से, फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन से कोलिजन होता है और इनका क्या होता है, पाथ चेंज होता जाता है, जिगजैग पाथ होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का। तो मैं किसको डिफाइन कर रही हूँ,